नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय से। अभी हम आपको अनुसंधान में उपकरणों का उपयोग बता रहे थे। कल हमने प्रश्नावली उपकरण का उपयोग किया था। आज अनुसंधान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण कैसे किया जाए, ये उपकरण के अंतर्गत ही आता है। अनुसंधान के लिए आंकड़े प्राप्त करके उपकरणों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे अधिक उपयोगी है। परीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थित मित्रता, योग्यता, क्षमता तथा ज्ञान अर्जन का मापन करना होता है। जॉन डब्ल्यू वेट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं वर्णन के लिए तैयार किया जाता है। अनुसंधान के लिए परीक्षण का उपयोग कैसे कैसे करते हैं, ये अभी आपको बताएं। अनुसंधान में परीक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार से है। अभियोगिता परीक्षण से व्यक्ति की योग्यता नापते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से द्वारा संख्यात्मक रूप में वस्तुनिष्ठ तथा मापक विवरण प्राप्त करने में, व्यापक विवरण प्राप्त करने में सरलता होती है। इससे क्या क्या होता है, वही व्यक्ति का योग्यता नापते हैं, व्यक्ति का अभियोग्यता नापते हैं और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में संख्यात्मक और वस्तुनिष्ठ मापक का विवरण भी प्राप्त किया जाता है। परीक्षणों का उपयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों के किसी विशेष व्यवहार संबंधी तुलना के लिए भी किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में भी सभी विशेष अवसर के लिए किसी समूह की स्थिति जानने के अथवा दो समूहों की तुलना के लिए भी परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा आता है उपलब्धि व निष्पत्ति परीक्षण। उपलब्धि और निष्पत्ति में क्या है, एक निष्पादित परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण ज्ञान समूह के साथ मापन के लिए किया जाता है। हेनरी के अनुसार प्रत्येक उपलब्धि परीक्षक में छात्रों का किसी न किसी रूप में अपने ज्ञान का इस प्रकार प्रदर्शन करना पड़ता है जिससे कि उसका अवलोकन और मूल्यांकन किया जा सके। उपलब्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला निबंधात्मक परीक्षण। इस परीक्षण का आयोजन सरलता से हो जाता है। इसमें ज्ञान का गुणात्मक मूल्यांकन होता है, जैसे कि इसके नाम से ही है निबंधात्मक, यानी कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, समय लगता है। तो इसमें आपके ज्ञान का गुणात्मक मूल्यांकन परीक्षण किया जाता है और परीक्षण द्वारा व्यक्ति की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, वर्णनात्मक शक्ति, ज्ञान शक्ति, भाषा ज्ञान शक्ति, शैली शक्ति, इन सभी चीज़ों का इसमें सरलता से परीक्षण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसकी प्रक्रिया बहुत लेंथी भी होती है और इसमें आपकी पूरी स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, वर्णनात्मक, आप क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या आपको याद है, आपकी भाषा क्या है, आपकी शैली क्या है, ये सारी चीज़ें आपको निबंधात्मक परीक्षण में प्रक्रिया के मापन से मिल जाती हैं। इस परीक्षण में प्रश्नों की अत्यंत सरल रहते हैं। थोड़े प्रश्नों की सहायता से विस्तृत ज्ञान का मापन किया जा सकता है। एक दो प्रश्न के आधार आपकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है और स्वतंत्रता से उत्तर देने में उसके भावों की अभिव्यक्ति का पता चल जाता है, ताकि तार्किक शक्ति का भी परीक्षण इसमें हो जाता है। दोनों चीज़ों का इसमें कोई भी परीक्षण यदि हम करते हैं तो उसमें कुछ हमारे फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस परीक्षण में जैसे हमें व्यक्ति की ज्ञान का, उसकी बुद्धि का, उसकी शक्ति का प्रयोग होता है, तो वो इसके अलावा भी इसमें थोड़ा सा कुछ दोष भी है। इसमें क्या है, प्रतिनिधित्व की कमी रहती है, क्योंकि पूरे प्रश्न पत्र पर ही उत्तर हमको देखने होते हैं, तो इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें सफलता संयोग पर निर्भर करती है और मापन का स्तर सदैव समान नहीं रहता, क्योंकि इसमें मापन हम नहीं कर सकते। कोई उत्तर किसी तरीके से लिखता है, कोई किसी तरीके से लिखता है। निबंधात्मक होते हैं तो सबके लिखने की शैली अलग होती है, सबकी भाषा अलग होती है, तो इसका मापन सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें ज्ञानोपार्जन का मापन छोड़कर स्मरण शक्ति का मापन अच्छी तरीके से होता है। इसमें समय अधिक लगता है तथा मूल्यांकन में भी कठिनता आती है। इसमें व्यापकता का अभाव रहता है और व्यक्तियों के बीच असमानता विकसित होती है
और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम बहुत इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें अपना स्मरण शक्ति, अपनी ज्ञान, अपना सब कुछ लगाना पड़ता है, तो हमें हर व्यक्ति में असमानता भी आ जाती है और हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें दूसरी विधि आती है हमारी वस्तुनिष्ठ विधि, परीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ क्या है? निबंधात्मक परीक्षण के दोषों को दूर करने के लिए हमने क्या करा? वस्तुनिष्ठ विधि निकाली, परीक्षण विधि। वस्तुनिष्ठ जैसे कि ज्ञाति हो रहा है नाम से कि वस्तु, छोटी छोटी सी क्वेश्चन से हम उसका परीक्षण करते हैं और ये परीक्षण प्राय सत्य और असत्य के उत्तर से ही ज्ञात हो जाते हैं और बहुसंगत चुनाव पर हो जाता है, पूरक होता है। प्रश्नों पर आधारित होने से जिनका शुद्ध उत्तर ही सहायता से अंकित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन हाँ या ना में देने होते हैं, टिक मार्क करने होते हैं, तो उत्तर में सत्यता आ जाती है और सब में समानता भी रहती है। इसमें कम समय में हम अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, दिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर में हाँ या ना देना होता है या टिक मार्क लगाना होता है और हमको समय भी कम देना होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के भी कई प्रकार हैं, जैसे कि सत्य असत्य परीक्षण इसमें आता है। तो उसमें क्या है? इसमें सत्य और असत्य परीक्षण की जांच की जाती है, जैसे कि सूरदास कृष्ण भक्त है, तो ये सत्य है कि असत्य है। आपको सिर्फ टिक से लगाना है कि सूरदास कृष्ण भक्त हैं। आपको लगता है ये सत्य है तो आप सत्य पे लगाएंगे, अगर आपको लगता है ये असत्य है तो आप इसको असत्य पे उत्तर लगाएंगे और बहुत कम समय में हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। सरल पुनः स्मरण शक्ति का होता है इसमें, तो इसके उत्तर स्मरण के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा कि सूरदास का जन्म कब हुआ। और यदि आप और उत्तर हमको जबकि बहुत शॉर्ट में ही देना है, पर यदि आपको याद है तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे, फिर आप बताएंगे कि सूरदास का जन्म सिर्फ आपको लिखना है 1478 ईस्वी में हुआ था। इसमें पूरक परीक्षण यानी कि रिक्त स्थान वाला होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन के बीच कुछ स्थान छोड़ दिए जाते हैं जिसकी पूर्ति उत्तरदाता को देता है। जैसे कि अभी उसी उदाहरण से लेते हैं कि सूरदास जी डैश लगाया भक्त है, तो इसमें आपको लगता है किसके भक्त हैं? राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, क्या है? आप इसको सोचकर इसका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि कृष्ण भक्त हैं। बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, इसमें भी अनेक उत्तर से एक उत्तर को ठीक जो होता है उस पर हम टिक लगाते हैं। जैसे सूरदास की मृत्यु कौन से सन में हुई, ये आपका उत्तर वो प्रश्न है और हमने इसमें ऑप्शन दिए कि 1583, 1573, 1683 और 1873 चार ऑप्शन हैं। जो आपको सही लगता है उस पर आप इसमें टिक लगाएंगे। यानी कि सूरदास की मृत्यु कब हुई? 1583 में, तो आप 1583 पर इसका टिक लगाएंगे। तर्क निर्णय का परीक्षण, इसमें भी तर्क शक्ति के द्वारा हम उत्तर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि सेना में भर्ती क्यों होना चाहिए, ये हमने क्वेश्चन दिया, तो हम इसके कई उत्तर देंगे कि हमें विभिन्न स्थानों पे घूमना है इसलिए हम सेना में भर्ती होंगे, या हमें धन कमाना है बहुत तो हम सेना में भर्ती होंगे, या देश की सुरक्षा के लिए हम भर्ती होंगे, या दुश्मनों के मारने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबके भाव अलग अलग होते हैं तो सारे लोग उत्तर भी अलग अलग देंगे, तो इसमें कोई बहुसंख्यक प्रश्न में हमें भावों के ऊपर देना पड़ता है। किसी को धन कमाने के लिए जाना है तो वो धन पे लगाएगा, और कोई देश की सेवा के लिए जाएगा तो वो देश की सेवा के लिए लगाएगा, और जो घूमने के उद्देश्य से जाएगा वो घूमने पे लगाएगा। इसमें सभी के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। ये था हमारे वस्तुनिष्ठ के कुछ परीक्षण के उत्तर। अब जब परीक्षण करते हैं तो किसी ना किसी में उसमें दोष भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। अभी तो आपने प्रकार देखे थे, अब इसका दो गुण या दोष आएंगे। इसमें इसकी जो लोकप्रियता बहुत अधिक है क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस दे देते हैं और सत्य और असत्य भी ज़्यादा हमको मिल जाता है। इसमें सभी उत्तरदाता का उत्तर एक जैसा ही होगा, क्योंकि और हमें जब जो चेक करेगा, जो अनुसंधान करता है, उसको भी कम समय में ज़्यादा चेक करेंगे और सबकी अंकों की
समानता रहेगी। परीक्षक की मानसिक स्थिति, रुचि, आर्थिक स्थिति, समय का स्थान का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी मानसिक जोर कम पड़ता है, हमारा अगर ज्ञान कम है तो हम ऑप्शन से उसको देखकर भी लगा लेते हैं, और हमारी रुचि और किसी भी उसका इस पर फर्क नहीं पड़ता है। ये परीक्षण उसे निर्धारित योग्यता का माप करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। इस परीक्षण से तीव्र एवं मंद बुद्धि की पहचान भी शीघ्र हो जाती है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में जब सारे प्रश्न रहेंगे तो हम उतनी जल्दी इसका उत्तर दे सकते हैं। अंकन करना बहुत सरल होता है, क्योंकि प्रश्न के लिए एक निश्चित उत्तर देना है, हमें पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा, टिक मार्क है, हाँ नो है, और क्या कहते हैं सभी के उत्तर समान होंगे और हमें इसकी मार्किंग करना बहुत आसान हो जाती है। इसमें कुछ दोष भी है, जब किसी में कुछ गुण होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी में कुछ दोष भी होते हैं। तो इसमें दोष है कि प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, जिसमें कि जो क्या कहते हैं उत्तरदाता है उसकी भाषा वर्णन करने का तरीका कम हो जाता है, भाषा शक्ति कम हो जाती है, विषय की पकड़ कम हो जाती है और उसका इससे विकास कम हो जाता है। जब हम हाँ और ना में उत्तर देने लगते हैं तो हमें वर्णन करने की हमारी आदत छूट जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार भाव का आलोचना एवं तर्क शक्ति की जांच नहीं हो पाती, व्यक्ति के स्वतंत्र विचार की नहीं हो पाता है और उसके भाव भी हमें पता नहीं चलते हैं। जैसे कि हमने पूछा था कि सूरदास कृष्ण भक्त हैं, तो आपने हाँ या ना में उत्तर दे दिया। हो सकता है कि हमको सूरदास कृष्ण भक्त तो लगते हैं पर कुछ दृष्टि में नहीं लगते हो, तो वो भाव हमारे सामने नहीं आते हैं। यदि हमको सूरदास कृष्ण भक्त नहीं लगते हैं तो वो भाव भी, वो विचार भी हम अपने तर्क शक्ति से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ये इसमें एक कमी आ जाती है। संक्षिप्त अवस्था और अधिक संख्या के कारण केवल तथ्यों की ही जांच होती है, इसमें एक खंडात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, एक जैसा सारणी होता है तो खंडात्मकता इसमें आ जाती है। इसमें अनुमान के आधार पर भी उत्तर की आदत पड़ जाती है, कुछ चीज़ें तो हम अनुमान के आधार पर ही देने लगते हैं और सृजनात्मक चिंतन का नहीं हो पाता है, जिससे लेखक साहित्य और कवि आलोचना नहीं कर पाता है। तो ये इसके थोड़े से कुछ गुण और दोष थे। आज हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम इसके अगले दोष परीक्षण के विषय में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।